11th की हिंदी की पुस्तक में कौन सी पुस्तक में? वितान में। वितान भाग 1 है ना। इसमें पाठ है राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान की रजत बूंदें। ठीक है। पीजीटी हिंदी हो या एलडीसी हो, 11th की ये वितान भाग 1, इसमें पाठ संख्या 2 राजस्थान की रजत बूंदें, इसको हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। और अनुपम मिश्र जी के द्वारा लिखा गया ये पाठ है। हम जो हैं आपको इस चैनल पर जितनी भी क्लास 11th और 12th की हिंदी की जितने भी पाठ हैं वो सारे पाठ हम आपको इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं। आप सब पाठों को ध्यान से पढ़ें, सुनें और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर एक पाठ को समझ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं राजस्थान की रजत बूंदें अनुपम मिश्र जी द्वारा लिखी हुई ये कहानी आखिर है क्या। तो हम जिस तरह से कहानी पढ़ी जाती है वैसे ही पढ़ेंगे, तो उम्मीद है आप अगर लास्ट तक देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुन के भी हम लोग उसको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एकदम रट्टे लगा लगा के याद करें, नहीं, सुनो उसको। और सुनने के लिए आप ईयरफोन वगैरह यूज़ कर लो, काम करते हुए भी आप एक तरफ लगा के सुन सकते हो। शुरू करते हैं। राजस्थान की रजत बूंदें। ठीक है, रजत वैसे चांदी को कहते हैं, तो राजस्थान की जो रजत बूंदें हैं वो क्या हैं। पसीने में तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है और अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। एक होता कुआं, एक होता कुएं, तो यहाँ कुएं की बात हो रही है। उखरूं, उखरूं होता उकड़ूं बैठना, पंजे के बल घुटने मोड़कर बैठना। ठीक है, तो उकड़ूं बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। बसोली छोटी डंडी का छोटा फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम गोटो गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतनी ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सर पर लग सकते हैं, इसलिए वह अपने सिर पर कांसे, पीतल या किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलबाजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। चेलवांजी जानी चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं। ये काम चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग। ये छोटी भी केवल व्यास में ही है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में ना तो सतह पर पानी बहने वाला पानी है ना भूजल है। ये तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि में
रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। ये पट्टी यहाँ भी है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्र में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही जाता है, पर वह प्रायः खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसे पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रहे पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प में बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है, पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं, पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपरी रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समा कर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुई में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी ऐसे मिलता है। ये कुएं ही दिख रही होगी आपको, पतली पतली, और ये कुआं है। तो इसके बाद आपको बताते चलें, राजस्थान की रजत बूंदों में आगे लिखा है कि शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। ठीक है। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी कहलाता है। ये वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में ना मिल पाया पानी रेजानी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं,
धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके धसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चिलवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का ये कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खींप होती है, एक प्रकार की घास जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है। ठीक है, नाम की घास का ढेर जमा कर दिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रसा बांटने लगते हैं। ये पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी शोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छोटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं ना तो ज़्यादा पत्थर मिलता है ना खींप ही, लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ ज़रूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, वन, खैर, बावल या कुंबड़ के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी ना मिल पाए तो आग ताक से भी काम लिया जाता है। कहा जाता है कि लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। ये बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपनी भी कहते हैं। वो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ लिखा है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है या रस्सा बट रहा है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवाजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। क्षण नीचे धार लग जाती है, चिजारों ऊपर आ जाते हैं। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है,
पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चेजारों के साथ गांव का ये संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आच प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग भेंट दी जाती और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। कुएं के निर्माण में लट्ठे का प्रयोग, कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के एक अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत, के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में कई कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती हैं कि उसे 2-3 घड़े भर सकें। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा, तब उसे ऊपर निकलना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है। मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में कुछ गांव के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों के फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी है। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन डंके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है। वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। ये घरेड़ी चरखी या फेरड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्रायः ये गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओडाक और चरखी चड़सी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती ही है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पर हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती हैं। हर घर की एक कुएं, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है। उसे बनाने और उसे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब इस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुएं का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है।
बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुइं के लिए अपनी स्वीकृति देता है। हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की चिरपरिचित कहानी को ज़मीन पर उतारती हुई कुइं। इसे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती गिरनियों, कसवर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और अंबाने की आवाज़ में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगी। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुएं भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में ये पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों की ढानी में तो 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को शह-बीसी 6x20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं और इसलिए उन गांवों के नाम पर भी पार पर ही है। जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं ये चारोली हैं तो कहीं धाधड़ो धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रोवल्लियों के नाम से भी जानी जाती हैं, तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। और इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुइं। तो इतना सा ही है ये पाठ, ठीक है। और आपको जैसा कि पता ही है, अनुपम मिश्र आज भी खरे हैं तालाब के पानी। अनुपम मिश्र ने ना तालाब या कुएं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। तो संसार सागरस्य नायकः संस्कृत का एक पाठ है, संसार सागरस्य नायकः, वो भी इन्हीं के द्वारा ही लिखा गया, जिसमें गजधराह नाम के एक मिस्त्री की बात हुई है। सागरस्य नायकः ऐसा करके पाठ है। तो बहुत महान कवि हैं और आजकल लोग तालाबों के ऊपर या कुओं के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन अनुपम मिश्र ने अभी भी इन सब बातों को ज़िंदा रखने की कोशिश किया है। वसात में बहुत ही उम्दा किस्म के ये लेखक हैं। बहुत आनंद आता है क्योंकि ये क्या कहते हैं ना, इसको परोपकार के कार्यों को सामने लेकर के आते हैं। कुआं बनाना, ये सब बनाना बहुत पुण्य के कार्य हैं। उनको कैसे बनाया जाता है ये सब आपने इस पाठ में जाना। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और बितान के जितने भी पाठ हैं उन सबको पढ़िए। 11वीं के पढ़िए, फिर 12वीं के पढ़िए। सभी आपको इस चैनल पे मिल रहे हैं। धन्यवाद।